अच्छे हैं, अच्छे होने भी चाहिए। क्यों? क्योंकि अब तो हमने बॉडी के बारे में, सेल के बारे में सब कुछ पढ़ ही लिया है। सेल चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, तो आप लोगों ने आई होप पढ़ लिया होगा, उसके नोट्स बना लिए होंगे, और जो भी क्वेरीज हैं आप कमेंट सेक्शंस के अंदर पूछ सकते हैं। यू आर फ्री टू आस्क एनीथिंग अबाउट दी वीडियोज इन दी कमेंट सेक्शन। ओके, और जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको लिंक्स मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स नीचे है, उसके अंदर आपको लिंक्स मिल जाएंगे। आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज नोन एज टिश्यू। तो टिश्यू जो है, जब हमने सेल पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था सेल से क्या होता है टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अलग अलग कैटेगरीज होती जाती है। ठीक है, तो हमने सेल पढ़ लिया था, सेल के अंदर हम लोगों ने ईच एंड एवरीथिंग पढ़ ली थी, सेल के अंदर क्या क्या चीजें होती है। अब जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज नोन एज दी टिश्यू। तो आप फटाफट से नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए और जो पुराने चैप्टर है उनका रिवीजन करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, तो अगर हम आज टिश्यू के बारे में बात करें तो टिश्यू कैसे बना। एक सेल जब कंबाइन हुआ तो क्या बनाया उसने, टिश्यू। टिश्यू जब कंबाइन हुए तो उन्होंने क्या बनाया, एक ऑर्गन। ऑर्गन जब कंबाइन हुए तो उन्होंने क्या बनाया, एक ऑर्गन सिस्टम। जब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम कंबाइन हो गए तो क्या बना, एक ऑर्गेनिज्म। इस तरीके से क्या चलता है, इसी तरीके से कोई भी एक ऑर्गेनिज्म डेवलप कैसे होता है, प्री एग्जिस्टिंग सेल से, जो कि कौन बताया, किसने बताई थी, सेल थ्योरी में बताई गई थी कि कोई भी एक ऑर्गेनिज्म जो है उसके प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बर्थ होगा। ठीक है, तो सेल से टिश्यू बनेंगे, तो अभी हम लोग किसकी बात करेंगे, टिश्यू की। ठीक है, तो टिश्यू की डिफाइन लिखो बच्चों। टिश्यू क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स। हम यही बोल रहे हैं, सेल से टिश्यू बन रहा है, तो क्या है, ग्रुप ऑफ सेल्स कंबाइंड टुगेदर इन ऑर्डर टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। ठीक है, पर्टिकुलर टिश्यू पर्टिकुलर काम करेगा, तो डिफाइन लिखो इसकी, टिश्यू की, अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल। अलग अलग सेल मिलकर नहीं बना सकते। ठीक है, सिमिलर सेल्स बाइंड टुगेदर to perform specific function is known as tissue। टिश्यू क्या हो गया, सिमिलर सेल जब कलेक्ट होंगे या बाइंड होंगे इन ऑर्डर टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, दैट इज नोन एज दी टिश्यू। तो टिश्यू की डिफाइन समझ में आ गई। अब हम देखो सेल्स हमने पढ़े थे, तो प्लांट सेल, एनिमल सेल, तो यहाँ पर भी जब हम टिश्यू की बात करेंगे तो हम दोनों ही चीजों की बात करेंगे जो भी लिविंग है। ठीक है, तो लिविंग प्लांट भी है एज वेल एज एनिमल्स भी है, तो हम लोग यहाँ पे प्लांट की भी बात करेंगे, एनिमल की भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अगर क्वेश्चन की बात करें तो डिफरेंशिएट आ जाता है, डिफरेंशिएट बिटवीन प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू। ठीक है, तो जब डिफरेंशिएशन आ रहा है तो हमको क्या करना है, हाईलाइट करना है प्लांट टिश्यू और एक लाइन बनानी है, और फिर लिखेंगे हम लोग एनिमल टिश्यू। अब देखो प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू की बात करें तो प्लांट्स जो होते हैं वो लेस कॉम्प्लेक्स होते हैं एनिमल्स से। ठीक है, अब एनिमल्स जो है वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, तो ज्यादा कॉम्प्लेक्स है तो काम भी ज्यादा करना पड़ेगा। जब ज्यादा काम करेंगे तो मेंटेनेंस भी ज्यादा चाहिए, एनर्जी भी ज्यादा चाहिए। पर प्लांट के अंदर इतनी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती है, तो वहां पर काम भी कम होगा एज कंपेयर टू एनिमल्स। ओके, एज कंपेयर टू एनिमल्स यहाँ पे काम भी कम होगा, एज वेल एज क्या होगा, यहाँ पे मेंटेनेंस भी कम लगेगा। तो जब मेंटेनेंस कम लग रहा है यहाँ पे, तो हम इसके पॉइंट लिख लेते हैं। प्लांट टिश्यू कहाँ मिलेगा हमें, प्लांट्स के अंदर। एनिमल टिश्यू हमें कहाँ मिलेगा, एनिमल्स के अंदर। तो प्रेजेंट इन प्लांट्स एंड एनिमल टिश्यू, प्रेजेंट इन एनिमल्स। ओके, अब प्लांट टिश्यू लेस कॉम्प्लेक्स
पूरा साफ साफ लिखा करो, ठीक है। एज कंपेयर टू एनिमल टिश्यू, मोर कॉम्प्लेक्स, देन more complex as compared to plant tissue, ठीक है। ये कम कॉम्प्लेक्स है वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा, तो जो लेस कॉम्प्लेक्स है उसको लेस मेंटेनेंस चाहिए होगा, यहाँ लेस मेंटेनेंस चाहिए, यहाँ पे मोर मेंटेनेंस चाहिए। तीन चीज समझ आई। प्लांट में मिलेगा, ये एनिमल में मिलेगा, ये कम कॉम्प्लेक्स होगा, ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा, यहाँ पे मेंटेनेंस कम चाहिए, यहाँ पे मेंटेनेंस ज्यादा चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर डिफरेंशिएशन होता रहता है, ठीक है। डिफरेंशिएशन यानी टू डिवाइड, डिवाइडेशन होता रहता है, कैन बी डिफरेंशिएटेड in order to perform क्या परफॉर्म करने के लिए, डिफरेंट एक्टिविटीज, ओके। अब एनिमल टिश्यू में बात करें तो एनिमल टिश्यू जो होते हैं काफी सारे तो क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं, और काफी सारे जो होते हैं वो डिवाइडेशन नहीं होता है। अगर डिवाइडेशन होता रहेगा तो हमारे सेल्स जो है बार बार बनते रहेंगे और वो ट्यूमर्स फॉर्म बन जाएंगे, और जब ट्यूमर फॉर्म ज्यादा हो जाता है तो कैंसरस हो सकता है, ठीक है। जब ट्यूमर फॉर्मेशन ज्यादा होता है तो एनिमल्स के अंदर डिवाइडेशन या फिर डिफरेंशिएशन इज एब्सेंट, डिफरेंशिएशन इज एब्सेंट और लेस, ठीक है। बिकॉज एक एज, देखो जब हम छोटे होते हैं, है ना, छोटे होते हैं तो हमारी हाइट बढ़ती है, पर एक एज जाने के बाद हमारी हाइट जो है वो धीरे धीरे कम होती है, और उसके बाद एक एज के बाद स्टॉप हो जाती है। दैट स्टेज इज नोन एज द परमानेंट स्टेज, ठीक है। सेम प्लांट में भी एक एज के बाद क्या होता है, जो प्लांट है वो ग्रो होना धीरे धीरे बंद हो जाता है, ठीक है। अब अगर हम परमानेंट बात कर ली, उसके अलावा ऐसी स्टेज जो डिवाइड हो रही है, दैट स्टेज इज नोन एज मेरिस्टेमेटिक, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक ओनली फाउंड इन प्लांट सेल्स, ओके। तो हम लोग अब पढ़ लेते हैं प्लांट टिश्यू के बारे में। ये चीज आपको समझ में आएगी, प्लांट के अंदर प्रेजेंट होगा, ये एनिमल्स के अंदर ये लेस कॉम्प्लेक्स है, ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा। ये इसको लेस मेंटेनेंस चाहिए प्लांट टिश्यू को, एनिमल टिश्यू को ज्यादा मेंटेनेंस चाहिए। ये डिफरेंशिएटेड होता है, और ये डिफरेंशिएटेड या तो एक एज के बाद बंद हो जाता है या फिर काफी कम होता है। तो हम लोग अभी पढ़ेंगे प्लांट टिश्यू के बारे में। तो पहले हम एक फ्लो चार्ट बना लेते हैं कि हम लोग पढ़ने क्या क्या वाले हैं, ठीक है। तो अगर मैं प्लांट टिश्यू का एक फ्लो चार्ट बनाऊं, इट इज लाइक दिस, प्लांट टिश्यू प्रेजेंट इन प्लांट, ठीक है। अब इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। दिस इज द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू and that one is the permanent tissue. अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, इट मींस यहाँ पर डिवाइडेशन होगा, डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है। यहाँ पर कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं होगा। नो डिफरेंशिएशन क्यों होगा? क्योंकि मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो हैं वही परमानेंट सेल्स के अंदर कन्वर्ट होते हैं। कैसे कन्वर्ट होते हैं? एक एज के बाद क्या होते हैं, जब डिफरेंशिएशन खत्म हो जाता है तो उन सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, उन टिश्यूज को हम लोग क्या बोलते हैं, परमानेंट टिश्यूज बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक एज आने के बाद जो है
हमारा डिफरेंशिएशन स्टॉप हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन स्टॉप। ठीक है, डिफरेंशिएशन स्टॉप हो चुका है। अब मेरिस्टेमेट जो है वो 3 पार्ट में हम लोग डिवाइड कर देंगे, ये हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, प्लांट टिश्यू के अंदर द फर्स्ट वन इज नोन एज द एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, द सेकेंड वन इज नोन एज द इंटरकैलरी, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आप लोग लिखते जाना, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड द लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल ये तीनों ही ऐसे हैं जो डिवाइड होंगे। अभी हम इनको पढ़ेंगे कि कौन किसका क्या काम होता है। परमानेंट के अंदर हम बात करें तो हम इनको 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब 2 पार्ट में, अभी कॉम्प्लेक्स, सिंपल और कॉम्प्लेक्स में हम इन्हें डिवाइड करेंगे। अब जब हम इन 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, सिंपल नाम से पता चल रहा है सिंपल है, कॉम्प्लेक्स नाम से पता चल रहा है थोड़े बहुत कॉम्प्लेक्स होंगे। तो हम इनको क्या करते हैं, थोड़ा इसको बड़ा बना देते हैं क्योंकि सिंपल और कॉम्प्लेक्स के भी और पार्ट होंगे। ठीक है, दिस वन इज दी सिंपल पार्ट, तो इसको इस तरीके से लिख लेना बच्चों, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक है, सिंपल के अंदर अगर हम लोग बात करें तो हम सिंपल टिश्यू यानी यहाँ पर कोई भी ज्यादा चीजें जो है वो कॉम्प्लेक्स नहीं है, सिंपल है। ठीक है, जैसे छोटे छोटे सेल्स कंबाइन हो रहे हैं और टिश्यू फॉर्म कर रहे हैं। तो ये जो होते हैं वो 3 टाइप के हैं, 3 टाइप के हम मेजरली बता रहे हैं, और भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो 3 टाइप के जो हम लोग बता रहे हैं वो कौन कौन से हैं यहाँ पे, पैरेन्काइमा, ठीक है, कॉलेनकाइमा। ठीक है, तो ये जो मैं लिख रही हूँ ना, ये चार्ट बना रहे हैं हम लोग इनको फर्दर पढ़ेंगे डिटेल में, पर पहले हम लोग एक इंट्रोडक्टरी या फिर हम बोल सकते हैं एक आउटलाइन बना रहे हैं कि हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो पैरेन्काइमा हो गया, कॉलेनकाइमा हो गया, उसके अलावा हो गया थर्ड वन इज दी स्क्लेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। ओके, और यहाँ पर जब हम कॉम्प्लेक्स की बात करें तो हम इसे 2 में डिवाइड कर देंगे। फर्स्ट वन इज दी जाइलम एंड अदर वन इज दी फ्लोएम। ठीक है, तो यहाँ पर एक आउटलाइन बन गई है। कॉम्प्लेक्स वाले जो सिंपल वाले जो होते हैं उनका काम क्या होता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का। इनका काम क्या होता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का, और इनका काम क्या होता है, कंडक्शन का। तो मैं इसके ऊपर लिख रही हूँ क्योंकि नीचे स्पेस नहीं बचा है। तो ये हो गया कंडक्शन का काम। ठीक है, कंडक्शन यानी ट्रांसपोर्टेशन करने के काम में आएगा, और सिंपल वाले जो होते हैं वो प्रोटेक्शन के काम में आते हैं। अब देखो, अगर हम लोग इसकी बात करें आउटलाइन की, तो प्लांट टिश्यू जो होते हैं 2 पार्ट्स में हम लोग डिवाइड करेंगे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक ऐसे टिश्यू जिनके अंदर डिफरेंशिएशन अभी भी हो रहा है और कंटिन्यू वो डिफरेंशिएट होंगे अनटिल अनलेस वो परमानेंट स्टेज तक नहीं पहुंच जाते हैं तब तक। ठीक है, कब तक होगा, जब तक परमानेंट स्टेज में नहीं पहुंचेंगे। जैसे ही परमानेंट स्टेज में पहुंच जाएंगे उसके बाद उनका डिफरेंशिएशन स्टॉप हो जाएगा और वो सिंपल और कॉम्प्लेक्स फॉर्म के अंदर डिवाइड हो जाएंगे। मेरिस्टेमेटिक की अगर हम बात करें तो मेरिस्टेमेटिक जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल। ठीक है, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। परमानेंट टिश्यू की बात करें तो डिफरेंशिएशन एक लिमिट आने के बाद स्टॉप हो जाता है। ठीक है, उनमें 2 टाइप हो जाते हैं, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल वाले का काम क्या होता है, प्लांट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना। ठीक है, अब एपिडर्मिस बन गई, ठीक है, उसके ऊपर वैक्स की कोटिंग हो गई, ये प्लांट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम दी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ठीक है, तो इनको हम 3 में डिवाइड कर देंगे। फर्स्ट वन इज दी पैरेन्काइमा, सेकंड वन इज दी कॉलेनकाइमा, थर्ड वन इज दी स्क्लेरेनकाइमा। कॉम्प्लेक्स की बात करें तो
कॉम्प्लेक्स क्या काम में आता है, कंडक्शन के काम में आता है, और इनको हमने दो में डिवाइड कर दिया, दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम। कॉम्प्लेक्स है यानी जब हम इनकी डिटेल स्टडी करेंगे तो हम पता चलेगा कि ये काफी कॉम्प्लेक्स होते हैं, इसलिए हम लोगों ने इनको कौन सी कैटेगरी के अंदर रखा है, कॉम्प्लेक्स डोमिनेंट टिश्यू की कैटेगरी के अंदर हम लोगों ने इनको रखा है। अब बच्चों हम लोग बात करेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की। सबसे पहले तो हम लोग उसके अंदर पढ़ेंगे एपिकल, इंटरकैलरी एंड लेटरल, ठीक है। तो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, फिर उसके बाद इंटरकैलरी और लेटरल। यहां पर एक डायग्राम से पहले समझो, दिस इज दी शूट पार्ट, ओके, शूट पार्ट यानी स्टेम पार्ट। This is the shoot part. देखो बच्चों, अब यहाँ पर जो है तीनों टिश्यू देखने के लिए मिलेंगे। कैसे? ऊपर वाले पार्ट में देखने के लिए मिलेगा हमें एपिकल, नीचे वाले पार्ट में हमें देखने के लिए मिलेगा लेटरल, और नोड्स और इंटरनोड्स के बीच में हमें देखने के लिए मिलेगा इंटरकैलरी। ये तो मैंने आपको डायग्राम से बना दिया, डायग्राम काफी रफ बनाया है मैंने, आप लोग आपकी बुक्स के अंदर से टैली कर सकते हैं। डायग्राम कुछ इस तरीके का ही बना हुआ होगा, अच्छे से बना हुआ होगा, जिसके अंदर आपको ग्रीन और बाहर की कवरिंग दिख रही होगी, ठीक है, और अंदर के टिश्यूज भी दिख रहे होंगे। तो मैंने यहाँ एक रफ डायग्राम बनाया है आपको समझाने के लिए। तो एपिकल टिश्यू की, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात करें तो इसके पॉइंट्स लिख लो। फाउंड ऑन द टिप ऑफ, फाउंड ऑन द टिप ऑफ रूट और शूट। शूट यानी हम यहाँ पर किसको बोल रहे हैं, स्टेम को बोल रहे हैं, ठीक है। तो कहाँ कहाँ पर मिलता है, टिप पार्ट जो होता है, ऊपर वाला जो टिप पार्ट होता है वहां पर होता है रूट और स्टेम की, रूट और स्टेम की टिप के अंदर मिलता है। इसका मेजर फंक्शन क्या होता है, मेजर फंक्शन इज टू इलोंगेट, is to elongate the plant, या फिर हम लोग दूसरे तरीके से लिख सकते हैं इंक्रीज लेंथ ऑफ प्लांट, ठीक है। तो इसका मेजर फंक्शन क्या होता है, इलोंगेशन करना प्लांट का। अब देखो ये टिप पार्ट है, यहाँ पर एपिकल है, तो ये ग्रो करता जाएगा प्लांट, नीचे जो है वो धीरे धीरे सेल्स जो होते हैं वो परमानेंट होते जाएंगे, और ये ऊपर की तरफ ग्रो करता जाएगा। तो प्लांट को क्या कर रहा है, इलोंगेट कर रहा है, लेंथ बढ़ा रहा है। सिमिलरली अगर हम रूट के अंदर बात करें तो रूट्स भी होती हैं, जब हम एक सीड को ग्रो करते हैं तो धीरे धीरे रूट्स काफी सारी बढ़ती चली जाती है। तो वो बढ़ती किसकी वजह से है, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से बढ़ती है। अगर एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू नहीं होगा तो हमारा प्लांट जो है वो ग्रो नहीं कर पाएगा लेंथ वाइज, ओके। सेकेंड हम बात करें इंटरकैलरी की, तो इंटरकैलरी जो है कहाँ मिलता है, फाउंड बिटवीन दी नोड्स एंड इंटरनोड्स। नोड्स और इंटरनोड्स के बीच में हमें देखने के लिए मिलेगा। नोड्स और इंटरनोड्स क्या होती है, कभी कभी भी आप किसी भी प्लांट को देखना जहां पर वो स्टेम से अटैच होगा, वहां से एक छोटा सा ब्रांच निकल रहा होगा, उस ब्रांच के पास में छोटी सी आपको बर्ड लाइक अपीयरेंस दिखेगी, दैट बर्ड लाइक अपीयरेंस आर नोन एज दी नोड्स, ठीक है। और इनको कनेक्ट करने वाली जो जंक्शन होता है दैट इज नोन एज दी इंटरनोड, ठीक है। नोड क्या हो गई, स्टेम, और छोटी सी ब्रांच निकल रही है, उसके ऊपर बर्ड लाइक अपीयरेंस इज नोन एज दी नोड। और इंटरनोड्स क्या हो गई, उस नोड के पास में मिलने वाली जो जंक्शन जो है, जहां पर वो नोड मिल रही है, दैट इज नोन एज दी इंटरनोड। तो कहाँ मिलती है हमें, नोड और इंटरनोड के बीच में हमें मिलती है, क्या मिलती है, क्या मिलता है हमें नोड और इंटरनोड के बीच में, नोड और इंटरनोड के बीच में मिलेगा हमें इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है ये क्या प्रोड्यूस करता है, ब्रांचेस प्रोड्यूस करेगा,
लीफ प्रोड्यूस कर सकता है, फ्रूट प्रोड्यूस कर सकता है, फ्लावर प्रोड्यूस कर सकता है, और अगर रूट्स के अंदर प्रेजेंट है तो रूट हेयर डेवलप कर सकता है। ये तो हो गई स्टेम के अंदर बात, ठीक है। अगर हम स्टेम की बात करें तो स्टेम के अंदर क्या क्या प्रोड्यूस कर सकता है, ब्रांचेस, लीव्स, फ्रूट, फ्लावर्स, ओके। और अगर हम रूट के अंदर बात करें तो ये क्या बनाएगा, रूट हेयर्स बनाएगा, ठीक है। अब रूट की भी अगर हम डिटेल स्टडी करें तो उसके अंदर रूट टिप होती है, वो फर्दर डिवाइडेड होती है, तो इस तरीके से काफी डीप स्टडी होती है। जब हम बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन जब हम पढ़ेंगे उसके अंदर मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है। तो इंटरकैलरी जो है वो नोड और इंटरनोड के बीच में मिलती है। स्टेम के अंदर क्या क्या डेवलप कर सकती है, ये ब्रांचेस कर सकती हैं, लीव्स, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स, और रूट्स के अंदर जब रहेगी तो क्या डेवलप करेगी, रूट हेयर डेवलप करेगी। इस टिश्यू, ये जो इंटरकैलरी कॉम्पोनेंट, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दूसरा नाम है पेरेंट प्लांट टिश्यू के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। जिस तरीके से पेरेंट्स हमारा ध्यान रखते हैं वैसे ही ये प्लांट का ध्यान रखती है, तो इसे हम सेकंड नेम क्या बोलते हैं, पेरेंट प्लांट टिश्यू भी हम लोग इसे बोलते हैं, ठीक है। अब हम लेटरल की बात करें, लेटरल जो है वो कहाँ मिलता है, बार्क के बीच में, बीनीथ द बार्क या बिलो द बार्क, बीनीथ बार्क या फिर हम लिख सकते हैं बिलो द बार्क। कौन सा टिश्यू, लेटरल, द लेटरल वन इज फाउंड बिटवीन दी बार्क, ठीक है। अब ये क्या काम करेगा, प्लांट को इस तरीके से विड्थ बढ़ाएगा, उसकी विड्थ बढ़ा रहा है, इट मींस लेटरल। देखो नाम से पता चल रहा है एपिकल यानी टिप में प्रेजेंट है, इंटरकैलरी यानी नोड्स और इंटरनोड्स में प्रेजेंट है, और लेटरल यानी नीचे की साइड प्रेजेंट है, कहां पर, बार्क जो है, स्टेम पार्ट जो है उसके नीचे प्रेजेंट होता है, जो क्या बढ़ाएगा इसकी, elongates its width, elongate its width यानी चौड़ाई को बढ़ाएगा। क्या, कौन सा टिश्यू बढ़ाएगा, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू किसके काम में आएगा, विड्थ को elongate करने के लिए आएगा, ठीक है। कहाँ होता है, present found in vascular tissue of डाइकॉट प्लांट्स, मेजरली डाइकॉट प्लांट्स के अंदर देखने के लिए मिलता है। डाइकॉट और मोनोकॉट क्या होते हैं, ये आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो आप समझ लीजिए। किसी भी सीड को अगर हम लेते हैं, ठीक है, कोई भी हमने सीड लिया, उसको हमारे तोड़े बिना, नेचर ने उसको इस तरीके से बनाया कि 2 हाफ में टूट जाए, दैट इज डाइकॉट। अगर वो 2 हाफ में नहीं टूट रहा है, इट मींस दैट सीड इज दी मोनोकॉट। एग्जाम्पल लेके समझते हैं, हम बात कर रहे हैं वीट की, वीट का एक आप सीड ले लीजिए, आप कोई सी भी पल्सेस का सीड ले लीजिए, या फिर आप ग्राम ले लीजिए, ठीक है, चना ले लो, मटर ले लो, ठीक है। तो गेहूं के बीज की जब हम बात करते हैं तो उसके ऊपर एक लाइन होती है, बट वो इक्वल 2 हाफ में कभी भी डिवाइड नहीं होता है, दैट मीन्स द प्लांट इज दी मोनोकॉट, यानी वो कैसा प्लांट है, एक मोनोकॉट प्लांट है। डाइकॉट क्या हो गया, मटर का जो बीज है उसके ऊपर की कवरिंग जब हटेगी तो वो सीड बिना हमारे तोड़े 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा, दैट इज डाइकॉट, यानी उसका कॉटिलेडन जो है वो 2 है, और जहां कॉटिलेडॉन सिंगल होता है दैट इज नोन एज दी मोनोकॉट, और जहां कॉटिलेडॉन जो है वो 2 होगा दैट इज नोन एज दी डाइकॉट प्लांट, ठीक है। अब हम लोगों ने तीनों चीजें पढ़ ली। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है उसकी बात कर ली हमने, मेरिस्टेमेटिक में एपिकल, लेटरल, इंटरकैलरी। अब ये तो हमने इसके सब पॉइंट्स की बात करी। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है उसकी बात कर लेते हैं थोड़ी सी। तो स्टार्टिंग हम लोग अगर पूछा जाए कि एक्सप्लेन प्लांट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, तो प्लांट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में पहले आप चार्ट बना लेंगे, चार्ट बनाने के बाद अभी जो मैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के आपको पॉइंट्स लिखवा रही हूँ आप वो लिख लेंगे, देन आप इन तीनों चीजों को समझा देंगे, ठीक है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की अगर हम बात करें तो मेरिस्टेमेटिक का काम क्या होता है, डिवाइडेशन का। डिवाइडेशन होगा तभी प्लांट में काफी सारी चीजें हो पाएंगी।
तो की फीचर्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर एज फॉलो। की फीचर्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। फर्स्ट पॉइंट लिखो उसमें बच्चों, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है सेल्स डिवाइड्स कंटिन्यूसली। यहाँ पर सेल का जो डिवीजन है वो कंटिन्यूसली होगा तभी हमारा प्लांट जो है वो ग्रो कर पाएगा। ठीक है। सेकंड पॉइंट, हेल्प प्लांट in order to increase its length, अभी पढ़ा हमने, and width। ठीक है, लेंथ और width बढ़ाने के काम में आएगा। कौन सा टिश्यू काम में आएगा? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू काम में आएगा। सिमिलर स्ट्रक्चर होता है और यहाँ पर सेल वॉल जो है वो किसकी बनी हुई होती है? सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। सिमिलर सेल्स होते हैं एंड सेल वॉल इज मेड अप ऑफ, किसकी बनी हुई होती है? सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। इस वजह से प्लांट के, मैंने आपको बोला था जब मैंने आपको पढ़ाया था सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल, तो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक और कवरिंग होती है जो काफी हार्ड होती है, जो कि क्या प्रोवाइड करती है? प्लांट को सपोर्टिंग फैक्टर होती है और उसको थोड़ा टफ बना के रखती है, दैट इज सेल वॉल। और सेल वॉल किसकी बनी हुई होती है? सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। ठीक है। अब ये जो टिश्यूज जो होते हैं, दीज आर कॉम्पैक्टली पैक्ड। अब जब कॉम्पैक्टली पैक्ड है, पास पास में पैक्ड है, तो इंटरसेल्युलर स्पेसेस देखो क्या होते हैं? ये एक सेल हो गया, दूसरा सेल हो गया, तीसरा सेल, चौथा सेल, इस तरीके से बहुत सारे सेल अटैच होते हैं। ठीक है। तो ये सेल जो है ये बीच वाला, जो एक सेल से दूसरे सेल के बीच का जो स्पेस बच रहा है, दैट स्पेस इज नोन एज इंटरसेल्युलर स्पेस। ओके। तो सेल जितना ज्यादा टाइटली या कॉम्पैक्टली, ठीक है, टाइटली या कॉम्पैक्टली पैक्ड होगा तो वहां पे इंटरसेल्युलर स्पेसेस कम होंगे। और जब हमारा जो सेल स्ट्रक्चर जो है वो लूजली पैक्ड होगा तो इंटरसेल्युलर स्पेसेस ज्यादा होंगे। तो कॉम्पैक्टली पैक्ड एंड लेस या फिर नो इंटरसेल्युलर स्पेस प्रेजेंट, इंटरसेल्युलर स्पेस प्रेजेंट, या फिर इस तरीके से लिख सकते हो कॉम्पैक्टली पैक्ड, नो इंटरसेल्युलर स्पेसेस, या फिर लेस और नो इंटरसेल्युलर स्पेस प्रेजेंट। ओके। सब चीजों को लिखने का तरीका होता है, डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से लिखते हो। तो कॉम्पैक्टली पैक हो गया, लेस या फिर हम बोल सकते हैं इंटरसेल्युलर स्पेस जो होती है वो प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है। ये जो सेल है इसका जो साइटोप्लाज्म जो होता है वो डेंस होता है, काफी थिक होता है। डेंस साइटोप्लाज्म इज प्रेजेंट। यहाँ पर जो साइटोप्लाज्म है वो काफी थिक होता है। ठीक है। जो हेल्प करता है इसको फर्दर डिवाइडेशन के लिए, क्योंकि जब भी सेल डिवाइड होगा तो कहां से डिवाइड होगा? न्यूक्लियस डिवाइड होगा, देन उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा। साइटोप्लाज्म ही कम होगा तो दूसरा सेल जो है वो हमारा केपेबल नहीं होगा डिवाइड होके उसके जो काम उसको फंक्शन दिया गया है वो करने के लिए। इसलिए हमारे यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म है वो काफी कैसा होता है? डेंस होता है। और यहाँ पर काफी, अब मैंने क्या बोला? न्यूक्लियस डिवाइड होगा देन साइटोप्लाज्म, तो यहाँ पर लार्ज न्यूक्लियस इज फाउंड। ठीक है। बड़ा न्यूक्लियस होगा तभी तो वो डिवाइड होगा, और उसके बाद साइटोप्लाज्म ज्यादा होगा तभी तो वो डिवाइड कर पाएगा, दूसरे सेल को केपेबल बना पाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर, अब ये डेंस साइटोप्लाज्म है तो यहाँ पर वैक्यूल जो है, ठीक है, इसी के साथ लिख लो few or
एब्सेंस ऑफ वैक्यूल। वैक्यूल अभी अपने पढ़े हैं पहले। वैक्यूल क्या होते हैं, खाली स्पेसेस होते हैं, तो यहाँ पे या तो वैक्यूल एब्सेंट होते हैं या फिर काफी कम होते हैं। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर या फिर हम बोल सकते हैं की फीचर हो गए हमारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के। यहाँ पे सेल जो है वो डिवाइड होगा कंटिन्यूअसली, हेल्प करेगा प्लांट को लेंथ और विड्थ इंक्रीज करने के लिए। सिमिलर सेल्स होंगे पर सेल वॉल जो है वो किसकी बनी हुई होती है, प्लांट्स के अंदर सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। कॉम्पैक्टली पैक्ड होता है, इस वजह से इंटरसेलुलर स्पेसेस जो है वो काफी कम होती है। साइटोप्लाज्म जो है वो काफी डेंस होता है और वैक्यूल या तो होते ही नहीं या फिर काफी कम होते हैं, और न्यूक्लियस जो होता है यहाँ पे काफी बड़ा होता है। ठीक है, अब ये दो चीजें डेंस साइटोप्लाज्म और लार्ज न्यूक्लियस हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यही सेल आगे डिवाइड होंगे तो इनका न्यूक्लियस जो है वो इतना होना चाहिए कि जो कैरेक्टर्स एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन लेके जाने हैं वो उसके अंदर पूरी जो स्टोरेज की क्षमता है वो उतनी उसके अंदर रहे। तो बच्चों अभी हम लोगों ने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पढ़ लिया जिसके अंदर हमने एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल पढ़ लिया है। ठीक है, अब जब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग स्टार्ट करेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग सिंपल पढ़ेंगे। सिंपल के अंदर हम लोग पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा पढ़ेंगे। देन हम लोग कॉम्प्लेक्स की तरफ मूव करेंगे जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे कौन से टिश्यू, जाइलम और फ्लोएम। ये जो हम पढ़ रहे हैं अभी सिर्फ हम लोग प्लांट टिश्यू पढ़ेंगे। जब प्लांट टिश्यू खत्म हो जाएगा उसके बाद हम लोग एनिमल टिश्यू को स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए आप सब ये वीडियो देख लीजिए, लास्ट में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और नोट्स कंटिन्यूस बनाते रहें। और कोई भी क्वेरीज हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं रिलेटेड टू दी वीडियो। थैंक यू।